हे सो क्या आपको पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर के कितने टाइप्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है? नहीं पता ना? मुझे पता है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब नहीं पता, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट आपको दोनों टर्म्स का मतलब क्लियर हो जाए अच्छे से। विद एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज कोमल। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है? एंड अदर वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा सो दैट आप दूसरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाए आपको वहां पे, ठीक है? सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो देखिए, इसको पढ़ने से पहले नॉर्मली हम सोचते हैं एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, ठीक है? अगर हम अपने नॉर्मल डे टू डे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सो अगर हम कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो हमारा क्या होता है? खर्चा होता है ना? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, वो अगर एक स्टेशनरी शॉप पे गए, ठीक है? अभी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। अगर मिस्टर राम स्टेशनरी शॉप पे गए पेन परचेस करने, उन्होंने 20 रुपीज का पेन परचेस करा, तो उनको पेन मिल गया, तो उन्होंने पेन की पेमेंट करी, 20 रुपए पे करे स्टेशनरी शॉप वाले को, ओनर को, तो उसको पेन मिल गया मिस्टर राम को। तो ये क्या है? खर्चा हुआ ना? खर्चा हुआ ना। अगर मिस्टर राम को पेन खरीदना था, एक चीज यानी एक गुड, एक पेन खरीदना था, तो उसको पेमेंट करनी पड़ी, एक खर्चा हुआ, एक एक्सपेंडिचर हुआ, राइट? तो हमने इसको, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मिस्टर राम को कोई चीज यानी पेन को परचेज करने के लिए पेमेंट करनी पड़ी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक खर्चा है ना? तो यही एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? अब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। बिजनेस को जब भी कोई गुड्स या सर्विस को परचेज करना होता है या कोई भी एसेट को परचेज करना होता है, तो उनको क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है। अगर वो कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश पे करेंगे यानी मनी पे करेंगे, और अगर वो उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो उनकी एक लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, राइट? मतलब बिजनेस को जब भी कोई गुड्स परचेज करने हैं, सर्विस परचेज करनी है या कोई भी एसेट को एक्वायर करना है, खरीदना है, तो उनको पेमेंट करनी पड़ती है, उनका खर्चा होता है। अगर वो कैश में परचेज कर रहे हैं यानी नगद में खरीद रहे हैं तो उनको पैसा पे करना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा। अगर वो उधार में खरीद रहे हैं तो उनकी एक लायबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए ये क्या होता है, तब जब भी कोई एसेट गुड्स या एसेट्स को, गुड्स को या सर्विस को एक्वायर किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो बिजनेस का एक खर्चा होता है। उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। वही हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो अभी एक बार इसको हम पढ़ लेंगे। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो वही चीज है जो अभी हमने समझी कि एसेट्स को एक्वायर यानी खरीदने के लिए, गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है, मनी खर्च करनी पड़ती है। यानी जब हम कैश में खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, तो पैसे देंगे, पैसे खर्चेंगे। या अगर हम उधार में खरीद रहे हैं, हम मतलब बिजनेस अगर उधार में खरीद रहा है तो उसकी एक लायबिलिटी बन जाएगी, तो इनकर्ड अ लायबिलिटी। तो यानी स्पेंडिंग मनी, या तो पैसे दे के खरीद रहे हैं या उधार में खरीद रहे हैं, तो एक लायबिलिटी बन जाएगी जब भी हम एसेट्स को परचेज करेंगे या गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे। तो वो क्या है? एक एक्सपेंडिचर, एक खर्चा है, ठीक है? और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। सो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे। सो देखिए, हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है? इसको डायरेक्ट रीड करने से पहले या डायरेक्ट इस पे जंप करने से पहले हम एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने क्या करा? एक एसेट परचेज करी, लेट से बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है? एक बिजनेस ने एक बिल्डिंग परचेज करी है, तो बिल्डिंग क्या हो गई? बिजनेस के लिए एक एसेट हो गई, एक फिक्स्ड एसेट हो गई, राइट? बिजनेस के लिए जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग परचेज करना है, एक फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना हो गया। तो उसमें उसने जो भी पेमेंट करी, आप खुद बताइए कि जब उस बिजनेस ने बिल्डिंग को परचेज करा है, तो क्या वो जो बिल्डिंग है वो कितने टाइम के लिए वो यूज हो सकती है, या उसका बेनिफिट कितने टाइम के लिए मिलेगा? जो बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज करी है, क्या वो एक ही साल तक उसका फायदा मिलेगा या एक साल से ज्यादा मिलेगा? आप प्लीज इसको वीडियो को पॉज करके सोचिएगा कि जो बिल्डिंग परचेज करी है बिजनेस को, क्या उसका फायदा सिर्फ एक ही साल तक मिलेगा या एक साल से ज्यादा उसका फायदा मिलेगा, ठीक है? सो आई होप आपके मन में कुछ आंसर आया होगा कि बिल्डिंग को परचेज करना यानी जो एसेट फिक्स्ड एसेट परचेज करी है उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होगा बिजनेस को, राइट? लेते हैं। सो देखिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिजनेस ने जो बिल्डिंग परचेज करी है वो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैसे? तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका फायदा बिजनेस को एक साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलता है। जो भी बिजनेस है या फर्म है, उसको एसेट को परचेज करना या कोई भी खर्च, तो राइट, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिसका फायदा बिजनेस को एक साल से ज्यादा टाइम तक के लिए रिसीव होता है, ठीक है? फॉर लेट्स से अभी हमने देखा कि बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज करी,
तो वो उसके लिए फिक्स्ड एसेट है। तो बिल्डिंग जो परचेस करी है उससे उसको जो फायदा होगा, जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा। अगर जिस साल बिल्डिंग परचेस करी है उस साल तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आगे आने वाले कई सालों तक उसको फायदा मिलेगा, है ना। अगर बिजनेस ने वो बिल्डिंग को रेंट पे कहीं रेंट पर दे दिया तो उसको रेंटल इनकम मिलेगी, तो उसको जो फायदा है वो 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए होगा। या अगर उस बिल्डिंग में बिजनेस ने अपना ही बिजनेस या सपोज दूसरी ब्रांच ओपन करी, अब उस बिल्डिंग में अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करा, तो उससे क्या होगा, जो फायदा क्या वो 1 साल तक मिलेगा, नहीं 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिसका फायदा बिजनेस को 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए मिलता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर बिजनेस को बेनिफिट मिलता है। ठीक है। दूसरा, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कभी कभार होने वाले, ठीक है, बार बार नहीं होते। यानी ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं, हर साल बार बार नहीं होते बल्कि कभी कभी होते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जैसे अभी हमने बिल्डिंग का एग्जांपल देखा, बिल्डिंग परचेस करी बिजनेस ने, तो जिसका फायदा बिजनेस को 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए होगा, राइट। दूसरा, जो बिल्डिंग परचेस करना है, जो फिक्स्ड एसेट जो बिल्डिंग परचेस करे है बिजनेस ने, क्या वो हर साल बिल्डिंग परचेस करेगा, नहीं। उसने बिल्डिंग परचेस करी, अब वो हर साल बार बार तो बिल्डिंग परचेस नहीं करेगा ना, कुछ सालों बाद करेगा। अगर उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होगा तो कुछ साल बाद करेगा, पर बार बार नहीं करेगा, तो वो नॉन रिकरिंग इन नेचर हो गया। ठीक है। सो ये होता है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें या कौन कौन से खर्चे इंक्लूड होते हैं। तो पहला होता है हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स आ जाती हैं। ठीक है। तो जब ये जो अभी हमने एग्जांपल में देखा कि बिजनेस ने बिल्डिंग को परचेज करा, बिल्डिंग यानी फिक्स्ड एसेट को परचेज करा, तो वही चीज आ गई। वो क्या है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हमने समझा, क्योंकि फायदा 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करें, जिसमें हमारी टेंजिबल एसेट्स भी आती है और इंटेंजिबल एसेट्स भी आती हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिस एसेट्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, है ना। और टेंजिबल एसेट्स हमारा लाइक फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सब चीजें आ जाती हैं। सेकेंड होता है हमारा एक्सपेंडिचर फॉर एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस के पास कोई एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट है, यानी मौजूदा एसेट है, उसको इम्प्रूव कराया, उसमें कोई एक्सटेंशन कराई, उस पर जो खर्चा हुआ वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे पता है आपको ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा। तो एग्जांपल के लिए सपोज बिल्डिंग थी 2 फ्लोर्स की, ठीक है। बिजनेस के पास जो बिल्डिंग थी, एक पुरानी बिल्डिंग थी, अभी नई वाली बिल्डिंग नहीं, सपोज कोई पुरानी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट थी, बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर्स थे उसमें, ठीक है। बिजनेस ने क्या करा, उसमें 1 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करवा दिया, ठीक है। बिजनेस ने क्या करा, उस 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग थी उस पर 1 फ्लोर, 3rd फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करवा दिया, बनवा दिया। अब इससे क्या होगा, बिजनेस की बिल्डिंग में 1 मंजिल बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई ना, एक बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, सॉरी 1 फ्लोर इंक्रीज हो गई। बिजनेस के पास जो बिल्डिंग थी, जो एग्जिस्टिंग एसेट थी, बिल्डिंग थी, वो 2 फ्लोर की थी, उसमें 1 फ्लोर, 3rd फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवा दिया, तो बिजनेस के पास क्या हुआ, 1 फ्लोर बढ़ गया। तो उससे क्या होगा, अब वो जहां पर 2 फ्लोर में अपना बिजनेस रन कर रहा था, 2 मंजिल में अपना बिजनेस को चला रहा था, अब उसके पास तीसरी फ्लोर भी आ गई, अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है ना। तो वो खर्चा जो उसने तीसरी मंजिल को बनवाने में करा, उस पर भी खर्चा आया होगा ना। अगर 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, अब उस पर 3rd फ्लोर बनवाया बिजनेस ने, तो उस पर भी खर्चा आया हुआ, 1 मंजिल पड़वाने का, कंस्ट्रक्ट करवाने का जो खर्चा है, वो भी खर्चा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा खर्चा है जो कि एग्जिस्टिंग एसेट पे करा गया है, एक्सटेंशन पे, एक्सटेंशन या इंप्रूवमेंट का खर्चा है, ठीक है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि उससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। अगर बिजनेस ने वो बिल्डिंग सपोज अगर रेंट पे दे रखी थी, तो जहां वो 2 फ्लोर्स रेंट पे देता था, अब उसके बाद तीसरा फ्लोर भी है रेंट पे देने को, तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना उसकी। या अगर इनडायरेक्ट, ये तो रेंटल की बात हुई, या अगर उस बिजनेस, या अगर वो बिजनेस जो है उस बिल्डिंग में अपना बिजनेस रन कर रहा था, तो जहां वो 2 मंजिल में 2 फ्लोर्स में अपना बिजनेस चला रहा था, उसके पास 3rd फ्लोर भी अवेलेबल है, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है ना। तो इस तरीके से उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो बेसिकली उसने क्या करा, जो अगर 3rd फ्लोर उसने एक एक्स्ट्रा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाया है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट में उसने एक्सटेंशन पे खर्चा करा है, उससे उसकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग फिक्स्ड एसेट्स टू प्लेस ऑफ देयर यूज एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन एट द टाइम ऑफ परचेज। इसका मतलब है कि जब फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा गया है परचेज के टाइम पे, तो जहाँ से खरीदा गया है वहां से उस जगह तक लाना जहाँ पर वो एसेट को यूज करा जाना है। सपोज फैक्ट्री में यूज करा जाना है, बिल्डिंग या बिजनेस की जो भी बिल्डिंग है उसमें यूज करना है, तो जहाँ से बिजनेस ने एसेट को परचेज करा है वहां से उसे जहाँ पर यूज करना है वहां तक लाना खर्चा होगा। सपोज बिजनेस ने
मशीन खरीदी है जयपुर से, ठीक है। अब लेकिन उसका बिजनेस दिल्ली में है, तो फिर जयपुर से उसने मशीन खरीदी है, पर जयपुर से दिल्ली तक उसे उस मशीन को लाना पड़ेगा। तो वो जो उसका लाने ले जाने का खर्चा होगा, यानी किराया लगेगा, फ्रेट लगेगा, प्लस लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे। क्यों? सो दैट वो मशीन को वो लोड करेंगे, ट्रक में अनलोड करेंगे, तो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस हो गए, ठीक है। डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट स्टेट हो गए तो टोल टैक्स भी देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे लेबर को, फिक्स्ड एसेट्स पे वो जो फ्रेट लगेगा, आने जाने का जो किराया लगेगा वो हो गया। प्लस जब वो मशीन अपने वर्क प्लेस पे यानी दिल्ली में आ जाएगी तो इंस्टॉलेशन का भी खर्चा लगेगा। तो ये सारे खर्चे भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि एसेट को परचेज करते टाइम हो रहे हैं। एसेट को परचेज करते टाइम उसको लाने ले जाने का खर्चा, उसकी लोडिंग अनलोडिंग का जो लेबर को चार्जेस दिया जाएगा, जो टोल टैक्स होगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, ये सब खर्चे क्या है? बिजनेस ये खर्चे कब है? एसेट को परचेज करते टाइम है। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्योंकि एसेट को परचेज करना क्या है? हमने अभी पढ़ा था, एसेट को, फिक्स्ड एसेट को परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, मोर देन 1 ईयर इसका बेनिफिट मिलता है। तो जब एसेट को परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये सब जो खर्चे हो रहे हैं, फ्रेट देना, फ्रेट यानी कि भाड़ा देना, वेजेस देना, टोल टैक्स देना, इंस्टॉलेशन का खर्चा, एसेट को परचेज करते टाइम, तो ये सब खर्चे भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्लस ये सब खर्चे जो है एसेट की फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है उसमें ही ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ हो गया एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, यानी कोई अगर ओल्ड एसेट है, सपोज कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है, सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है, तो उसको यूज करने से पहले उसकी रिकंडीशनिंग में, उसकी रिपेयर में जो भी खर्चा आएगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अगर किसी ओल्ड फिक्स्ड एसेट को परचेज करा गया है, सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करी गई है, उसको यूज करने से पहले उस पर जो भी खर्चा होगा रिपेयर का, रिकंडीशनिंग का, यानी उसको यूज करने की कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा होगा ना, वो सब खर्चा भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यूज करने से पहले, ठीक है। यूज करने से पहले उसकी रिपेयर में, उसको यूज करने की कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर यूज करने के बाद जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू होते हैं, ठीक है। तो यूज करने से पहले के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिफ्थ है हमारा लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड और फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, यानी जब हम फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करते हैं, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, तो जब फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो उस टाइम कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस ने लैंड खरीदा है, तो लैंड खरीदा है तो उसके लीगल एक्सपेंसेस होंगे ना, रजिस्ट्री का लीगल एक्सपेंसेस होंगे, लॉयर को पेमेंट करना। तो जब बिल्डिंग को या लैंड को खरीदा जाता है ना, उस टाइम लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, लॉयर की फीस हो गई, रजिस्ट्री का खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, तो वो सब भी खर्चे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। सपोज अगर लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदी गई, तो उस टाइम जो भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे, रजिस्ट्री का खर्चा, लॉयर का खर्चा, वो सब खर्चे भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उस एसेट के कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये पांचों क्लियर हो गए होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम किन किन एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना, टेंजिबल या इंटेंजिबल दोनों एसेट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर कोई एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स पे एक्सटेंशन पे, इंप्रूवमेंट पे खर्चा करा गया जिससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो भी वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट को परचेज करते टाइम उस पर जो भी फ्रेट यानी भाड़ा यानी किराया जो लगा है, वेजेस जो लगे हैं, टोल टैक्स लगा है, इंस्टॉलेशन, तो वो सब खर्चे भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगे, परचेज करते टाइम के खर्चे। ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है, सेकंड हैंड एसेट खरीदी है, तो उसको यूज करने से पहले उस पर जो भी रिपेयर के खर्चे होंगे, रिकंडीशनिंग के खर्चे होंगे, यूज करने की कंडीशन में लाने के लिए, यूज करने से पहले पर, तो वो खर्चे भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कोई एसेट्स को एक्वायर करते टाइम जो भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं एंड कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनका क्या अकाउंट्स में ट्रीटमेंट होता है, तो इनको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हम उनको बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्लियर हो गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका फायदा बिजनेस को या फर्म को 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए मिलता है और नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, यानी बार बार ये खर्चे नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब इसमें होगा। वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जैसा पीछे भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा, ऐसे खर्चे जिसका फायदा है, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लिए मिलता है बिजनेस को, है ना। पर वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट जो है सेम अकाउंटिंग ईयर में ही कंज्यूम हो जाता है, यानी जिस साल खर्चे करे गए हैं बिजनेस के द्वारा उसी साल उसका बेनिफिट मिल जाएगा, उसके आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स आर कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर, यानी जिस साल खर्चे करे गए हैं, जिस अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंडिचर करा गया ना,
उसी सेम अकाउंटिंग ईयर में इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे और कंज्यूम हो जाएंगे, लॉन्ग टाइम तक इसके बेनिफिट्स नहीं मिलते, ठीक है। दूसरा, ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार किए जाते हैं, ठीक है। अब कौन से खर्चे हैं जो बार बार किए जाते हैं, अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, तो ठीक है। आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। ये रिकरिंग इन नेचर होता है। अभी हमने जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा, उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलता है, तो वो खर्चे नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, है ना। बट वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट जो है विद इन द अकाउंटिंग ईयर कंज्यूम हो जाता है, तो ये खर्चे बार बार करने पड़ते हैं, ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को डे टू डे, जो बिजनेस के जो डे टू डे खर्चे होते हैं ना, बिजनेस को चलाने के लिए जो रोजाना के जो भी खर्चे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, लाइक सैलरी, वेजेस। अब वेजेस जो हैं चाहे वीकली हों या मंथली या हर 15 डेज में जो लेबर को पे किए जाते हैं, तो वो क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है ना, वेजेस पे करेंगे। ऐसी सैलरी, जो भी मंथली सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, तो सैलरी, वेजेस ऐसी चीज़ें हो गई जो कि एम्प्लॉयज़ को, लेबर को दी जाएंगी। तो इसका जो बेनिफिट है वो सेम अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर इस साल सैलरी दी तो आगे आने वाले कई सालों तक बेनिफिट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। जब सैलरी और वेजेस देंगे सेम उसी अकाउंटिंग ईयर में उसका बेनिफिट भी कंज्यूम हो जाएगा। जैसे रेंट हो गया, रेंट अगर इस साल बिजनेस ने पे करा है तो उसका फ़ायदा उसे उसी साल तक मिलेगा, अगले साल उसको अगर बेनिफिट लेना है रेंट का तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। सेम एज टेलीफोन एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, तो ये सब हो गया हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो हो गया। जैसे सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, टेलीफोन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रिपेयर वगैरह कराना, तो ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इनका बेनिफिट जो है सेम अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम हो जाता है। जिस साल एम्प्लॉय को सैलरी दी है, एम्प्लॉय ने जिस साल काम करा उसको हमने सैलरी दे दी, तो सेम अकाउंटिंग ईयर में ही बेनिफिट कंज्यूम हो गया। अगर आगे एम्प्लॉय से बेनिफिट लेना है कि वो काम करे बिजनेस में, तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड होता है एक्सपेंडिचर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स परचेज किए जाते हैं, तो गुड्स क्या होते हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है। गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस डील करता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल की शॉप के लिए मेडिसिन गुड्स हैं, ठीक है। एक क्लॉथ की शॉप है जिसमें साड़ी एंड सूट सेल किए जाते हैं, तो उसके लिए साड़ी एंड सूट गुड्स हो गया। तो बेसिकली बिजनेस जिन प्रोडक्ट में, जिन गुड्स, जिस सामान में डील करता है, जो खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, जो उसका मेन बिजनेस ऑपरेशन होता है, जिन चीज़ों में वो बेसिकली डील करता है, वो होते हैं गुड्स। तो गुड्स को खरीदने पे जो खर्चा होता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने सपोज गुड्स खरीदे, अब वो गुड्स खरीदे तो वो सेल हो गए, तो उसको दोबारा से खरीदने पड़ेंगे, देन वो सेल कर देगा। गुड्स दोबारा से खरीदेगा, देन वो सेल करेगा। तो गुड्स को खरीदने पर जो उसका खर्चा है ना, वो बार बार हो रहा है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको शो करते हैं। जैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। अब अगर आपको ये दोनों जो अभी हमने समझा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपको क्लियर हुए हों, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लाइक गुडविल परचेज ऑफ रुपीज़ इतना, ऑफिस रेंट पेड रुपीज़ इतना, तो इसमें से कौन से खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड इनका आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।